जय हिंद दोस्तों। इजराइल जो इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त रहा और बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के प्रधानमंत्री को मेरे दोस्त मेरा भाई तक कह के पुकारा। वो गले में हाथ डाल के ये यूँ कहें कि जय और वीरू की जोड़ी की तरह इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे मोदी जी जो हैं वो इजराइल जा रहे हैं और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इंडिया आ रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में जब ये इतने घनिष्ठ संबंध हैं, सब चीज़ें बहुत ही डेप्थ लेवल पर चल रही हैं, तो इसका नेक्स्ट लेवल क्या होगा हम इस चीज़ को सोच रहे हैं। और क्या इंडिया के ऊपर इसका असर पड़ने वाला है ये सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मामलों में इंडिया के लिए फ़ायदे की बात भी हो सकती है और बहुत सारे मामलों में टेंशन्स की बातें भी हो सकती हैं। इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन दोस्तों ये कि हमारा एनसीईआरटी का कंसेप्टर बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है और उसकी क्लासेस जो हैं अगले हफ्ते से स्टार्ट होंगी। और एनसीईआरटी कंसेप्टर बैच के अंदर आप जीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं एनसीईआरटी लेवल की। और आईएएस पीसीएस के लिए जितने भी आप कोर्सेज कर रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पर पीटी और पीटी का कंप्लीट हो जाएगा और मेंस का बेसिक हो जाएगा इस बैच को ज्वाइन करने के बाद। जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कीजिए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात फ़ीस के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 500 रुपीज़ पर मंथ की फ़ीस रखी है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कम है। काफ़ी इस तरीके से है कि हर कोई अपनी इस पॉकेट के अकॉर्डिंग इसे अलाउ कर सकता है या चेक कर सकता है या पे कर सकता है। इन नंबर्स पे कॉल कीजिए, आप मिस कॉल कीजिए या व्हाट्सअप कीजिए, हम अपने आप आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है इजराइल। अब इजराइल के अंदर बहुत ज़्यादा तो खैर क्या कहें, पॉलिटिकल चेंज हुआ और उस पॉलिटिकल चेंज को इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इस चेंज का इंडिया पर क्या असर पड़ेगा। अब यहाँ जो है हमारे पुराने जो दोस्त हुआ करते थे, प्राइम मिनिस्टर जो थे इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, ये हमारे दोस्त थे और हमारी कंट्री के दोस्त होने के नाते काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिलेशंस नेतन्याहू के फॉर्म में हमारे इंडिया के इजराइल के साथ थे। अब सवाल ये है इंडिया और इजराइल इन दोनों के बीच में किस चीज़ के और किस तरीके के रिलेशंस मौजूद हैं। तो इंडिया और इजराइल का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो टारगेट है वो है एग्रीकल्चर, जिसके अंदर हमारा काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंज होता है। वाटर मैनेजमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हमारी एक दूसरे की हेल्प होती है। दूसरा, फार्मा सेक्टर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हम एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो इंडिया और इजराइल के बीच में है वो है डिफेंस सेक्टर, डिफेंस टेक्नोलॉजी। और इस डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर और सबसे बड़ी बात, इसमें चाहे ड्रोन हो, चाहे लेज़र गाइडेड मिसाइल्स हों, चाहे क्या नाम है सैटेलाइट्स हों, सैटेलाइट्स कह रहे हैं, चाहे रेडार्स हों, ये सारी जो टेक्नोलॉजी हैं ये इजराइल के पास दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं। अब ऐसी सिचुएशन में इंडिया को डिफेंस टेक्नोलॉजी में एज बनाए रखने के लिए इजराइल पर डिपेंडेंसी ज़रूरी है और ये एक सबसे बड़ा रीज़न है और ये सबसे बड़ा बेस है इंडिया और इजराइल के रिलेशंस के अंदर। अगर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के अंदर भी देखें तो हिस्टोरिकली भी 1971 के अंदर जबकि इंडिया ने इजराइल को रिकॉग्नाइज तक नहीं किया था, तब भी इजराइल और उसकी आर्मी, उसकी जो सिक्योरिटी एजेंसी मोसाद है, उसने इंडिया की मदद की थी काफ़ी सारी। 1971 के बाद अगर आप देखें तो इंडिया और इजराइल के रिलेशंस रॉ को लेके काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहे हैं और रॉ और मोसाद के बीच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉपरेशन रहा है। 1984 में जो हमारा सिख खालिस्तान मूवमेंट के अगेंस्ट इंडिया को सपोर्ट करने में भी इजराइल ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और इसी तरीके से अगर आप देखें सियाचिन मामले में भी इजराइल से हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशंस रहे। 1992 के अंदर इंडिया ने इजराइल को रिकॉग्निशन दी। उससे पहले हम इजराइल को देश तक नहीं मानते थे, ऑफिशियली इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते थे और इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं फिर भी इजराइल ने हमसे बहुत अच्छे संबंध बनाए रखे।
अब सवाल यह है इजराइल ने ऐसा क्यों किया। उस टाइम पर इजराइल को इंडिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और इंडिया अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री रहा और इजराइल बहुत भले ही टेक्नोलॉजी और सब चीज़ों के मामले में स्ट्रांग रहा, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान और इजराइल का 36 का आंकड़ा था और पाकिस्तान खुलकर इजराइल के बारे में आग उगलता था, तो पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए और दुनिया में एक अच्छी इमेज वाले देश की सपोर्ट लेने के लिए मैच्योर्ड कंट्री की फॉर्म में इजराइल को हमेशा ज़रूरत रही है इंडिया की। अब क्योंकि इजराइल को ज़रूरत रही, लेकिन उसके बाद 1992 के बाद अगर आप देखते हैं तो इंडिया जो है वो इमर्ज्ड एज अ मार्केट, एक इंडिया जो है वो मार्केट की फॉर्म में इमर्ज हुआ है। और जिस तरीके से कारगिल वॉर हुआ और कारगिल वॉर के अंदर इंडिया को जो स्पाइस बॉम्ब्स, लेज़र गाइडेड जो बॉम्ब्स थे, स्पाइस बॉम्ब्स वो चाहिए थे और इजराइल से वो लेज़र गाइडेड स्पाइस बॉम्ब्स मिल गए थे, तो आप अंदाज़ा लगाइए इंडिया को उसने बहुत अच्छे तरीके से मदद की थी। लाजवाब तरीके से इजराइल ने मदद करी लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स देकर, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा, खासकर जो टाइगर हिल्स जैसी सबसे ऊंची चोटियां थी उन पर कब्जा करने में काफ़ी मदद मिली। वहाँ से इंडिया और इजराइल के जो रिलेशंस थे वो बढ़ने लगे, तो सबसे बड़ी इमरजेंस ऑफ इंडिया एज अ मार्केट और डिफेंस मार्केट की फॉर्म में तो इंडिया का कहना ही क्या। दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्ट, मटेरियल इंपोर्ट करने का जो काम है वो इंडिया करता है। दुनिया के सबसे ज़्यादा हथियार या तो सऊदी अरेबिया खरीदता है या इंडिया खरीदता है, और दुनिया का कोई भी ऐसा देश जो आर्म्स प्रोड्यूस करता हो, हथियार बनाता हो, इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया की मार्केट में टोटल जितने भी हथियार बिकते हैं उसका 9% इंडिया इंपोर्ट करता है। हालांकि इंडिया अब अपने प्रोडक्शन के ऊपर भी ध्यान दे रहा है, लेकिन फिर भी इंडिया की सबसे बड़ी मजबूरी समझो या कुछ भी कि वो डिपेंडेंट है दुनिया की दूसरी मार्केट्स पर। इंडिया दुनिया की दूसरी मार्केट्स पर डिपेंडेंट है अभी भी। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इजराइल जो डिफेंस के लिए सबसे ज़्यादा मटेरियल प्रोड्यूस करता है, ये अपनी हाई एंड जो टेक्नोलॉजी है, हाई लेवल टेक्नोलॉजी है, उसके लिए जाना जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में इजराइल और एक्सपोर्टर भी है और अगर आप देखें तो दुनिया में बेस्ट ड्रोन्स बनाने की टेक्नोलॉजी या तो टर्की के पास है और उसको काउंटर करने के लिए इजराइल के पास है। और जिस तरीके से अजरबैजान ने आर्मेनिया की धज्जियां उड़ा दी ड्रोन्स की मदद से, उसके बाद ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने या ड्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप करने की जो एफर्ट्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ गए हैं और ड्रोन टेक्नोलॉजी की जो इम्पोर्टेंस है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। तो इंडिया को इजराइल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन जितनी ज़्यादा ज़रूरत इंडिया को इजराइल की है, इजराइल को भी काफ़ी हद तक वैसी ही ज़रूरत इंडिया की भी है, क्योंकि इंडिया एक बड़ी मार्केट के साथ साथ एक साउथ एशिया का डोमिनेटिंग कंट्री है। साउथ एशिया में डोमिनेंस है और सबसे बड़ी बात इसका जो मैच्योर्ड या यूं कहें कि बैलेंस्ड अप्रोच टुवर्ड्स इजराइल फिलिस्तीन इशू ये किसी से छुपा नहीं है। और यही एक रीज़न है कि इंडिया का स्टार्टिंग से कंसिस्टेंट स्टैंड है जो गलत को गलत कहता है और सही को सही कहता है। इंडिया खुलकर इजराइल को अपोज करता है जब इजराइल फिलिस्तीन के किसी हिस्से पर कब्जा करता है। इंडिया फिलिस्तीन के कॉज को सपोर्ट करता है, लेकिन इजराइल हमास के वायलेंट रॉकेट अटैक्स को भी अपोज करता है। अब ऐसे में जब यूनाइटेड नेशंस या किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर इजराइल के अगेंस्ट कोई भी मूवमेंट आता है, कोई भी मूव स्टार्ट होता है, तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया का जो स्टैंड होता है वो दुनिया कंसिडर करती है।
और इंडिया का कभी भी बायस्ड स्टैंड नहीं होता, न्यूट्रल स्टैंड होता है। और जब दुनिया दो धड़ों में बटी हुई हो और एक ताकतवर देश, पावरफुल कंट्री न्यूट्रल स्टैंड शो कर रहा हो, बिल्कुल जिसे कहते हैं कि ना तेरी ना किसी की, निष्पक्ष बात कर रहा हो, ऐसे में उस कंट्री की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। यहाँ इंडिया की भी वैल्यू बढ़ती है। और बहुत मामलों के अंदर इजराइल और फिलिस्तीन के जो मामले हैं उनको शांत करवाने के लिए, लड़ाइयों को शांत करवाने के लिए इंडिया ने बहुत सी जगह इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया है। और यही एक रीज़न है, क्योंकि इंडिया ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, यही एक रीज़न है कि इजराइल को हमेशा इंडिया जैसे कंट्रीज़ की सपोर्ट रहेगी। अब आ जाते हैं नेतन्याहू की जगह जो नफ्ताली आए हैं, बेनेट नफ्ताली, इन्होंने क्या करना है। तो देखिए सीधी सी बात यह है, जिस तरीके से नेतन्याहू हैं एग्जैक्टली उसी तरीके से राइट विंग अप्रोच रखने वाले नफ्ताली बेनेट हैं। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे यार लैपिड जो हैं वो भी भले ही लेफ्टिस्ट हैं, लेकिन इन दोनों के इंडिया के साथ रिलेशन शुरू से अच्छे रहे हैं। अगर आप यार लैपिड को देखें तो वो भी जब इसकी नेतन्याहू की कैबिनेट में मंत्री होते थे तो इंडिया के साथ उनके काफ़ी अच्छे खासे रिलेशंस रहे, बातचीत रही। इसी तरीके से बेनेट जो हैं इनके भी इंडिया के साथ अच्छे खासे अच्छे लेवल के रिलेशंस रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में आप देखें तो पहले से जानते हैं। और रही बात इस बार की गवर्नमेंट की, सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस गवर्नमेंट के अंदर एक अरब पार्टी भी शामिल है, राम नाम की, और वो अरब पार्टी जो है वो फिलिस्तीन के कॉजेज़ को सपोर्ट करती है। और इंडिया जिस तरीके से फिलिस्तीन को सपोर्ट करता है और वो पार्टी जब सरकार में शामिल है तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा इंडिया की तरफ इजराइल का शिफ्ट होगा। और रही बात इंडिया और इजराइल के रिलेशंस की, तो असलियत में अगर आप मोटे तौर पर देखें तो जो भी इजराइल के अंदर चेंज हुआ है वो डोमेस्टिक मामलों की वजह से हुआ है, डोमेस्टिक इश्यूज की वजह से हुआ है। और डोमेस्टिक इश्यूज के अंदर भी जो नेतन्याहू हैं वो और अमेरिका का जो एक इन्फ्लुएंस है उसके चक्कर के अंदर सीट गई है, लेकिन अप्रोच, ओवरऑल अप्रोच जो है वो लगभग सेम रहेगी। हाँ, ओवरऑल अप्रोच जो है वो सेम रहेगी। और खासकर भाई ओवरऑल अप्रोच में अगर आप देखेंगे तो पैलेस्तीन के मामले में भले ही दोनों के या सरकारों के बीच में डिस्प्यूट हो, लेकिन अगर फिलिस्तीन के मामले को छोड़ दिया जाए तो इंडिया से रिलेशंस या दुनिया के दूसरे देशों के साथ रिलेशंस अपने पर्सनल मामलों से चेंज नहीं होंगे। और यहाँ इंडिया ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों ट्वीट करके बधाई देनी थी तो असलियत में बेंजामिन नेतन्याहू को भी शुक्रिया अदा किया कि उनके शासनकाल में, क्योंकि एक वोट का फासला है, कि उनके शासनकाल में भारत और इजराइल के संबंध बहुत अच्छे लेवल पर रहे, पीक पर रहे। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने नफ्ताली बेनेट को भी बहुत बहुत बधाई दी और यहाँ तक कि हमारे विदेश मंत्री ने यार लैपिड को भी बहुत बधाई दी कि मुबारक हो और जिस तरीके से आप प्रधानमंत्री बने हैं उम्मीद करते हैं हमारे जो रिलेशंस हैं वो और अच्छे लेवल पर जाएंगे। इंडिया ने दोनों में से किसी भी पार्टी को नाराज नहीं किया। इंडिया को पता है कि एक वोट का इधर उधर होने का मतलब ये है कि एक वोट की वजह से हो सकता है अगली बार वो 2 वोट फालतू हमारे क्या इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू को मिल जाएं तो सरकार उनकी बन जाए, और अगर 2 वोट दोबारा से इन्हीं के पक्ष में रहे तो इनकी सरकार बनी रहे। तो शॉर्ट में वहां भले ही सी सॉ फॉर्म में है, कभी पलड़ा इधर है कभी उधर है, लेकिन कोई बात नहीं, इंडिया ने एक बहुत बैलेंस्ड अप्रोच बनाई और दोनों पार्टियों या दोनों बड़े नेताओं के साथ अपने रिलेशंस को बता दिया। और जिस तरीके से इन दोनों की आर्ग्यूमेंट एक तरीके से बातचीत हुई है उससे साफ लगता है कि इंडिया के मामले में सारी लड़ाई उनकी अपने घर की थी। इंडिया से दोनों को बहुत अच्छा प्रेम है, इंडिया की मार्केट को दोनों में से कोई भी खोना नहीं चाहेगा। और जिस तरीके से इंटरनेशनल सिनारियो बदल रहे हैं और जिस तरीके से राइज ऑफ चाइना हो रहा है और जिस तरीके से राइज ऑफ चाइना का डायरेक्ट असर अमेरिका के ऊपर पड़ रहा है और अमेरिका को साउथ एशिया में इंडिया की जरूरत है और इजराइल अमेरिका का फ्रंट लाइन स्टेट है, तो यहां पर भी इस एंगल को देखते हुए भी इंडिया और इजराइल के रिलेशंस पर कोई खास असर या यूं कहें कोई भी असर
पड़ने वाला नहीं है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हुआ उनके अपने घर का मामला है, उन्होंने निपटना है। इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि रिलेशंस सुधरते हुए ही नजर आएंगे, बिगड़ेंगे नहीं। तो आगे इसके ऊपर जो भी डिस्कशन होगा हम आगे आगे करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।